ये जितने भी रेवेन्यू बेनिफिट डिपार्टमेंट्स है ये उसको ही ओपन करते हैं। और मेरा नजरिया तो ये है कि जितना लॉकडाउन में बीमारियां नहीं बढ़े, अब बढ़ जा रहे हैं। हमको अब ज्यादा सेफ रहना चाहिए। 20-20 हज़ार है, बहुत गरीब है भाई, वो लोग नहीं बन सकते। बस टीन शेड के मकान वाले हैं, बस सरकारी वाले हैं, वो लोग को बहुत बहुत बिल आ गया। अभी मेरे सामने एक तो बंदा आ गया आज 5 बजे, बोल के क्या भाई जेवर बेच के बनना पड़ता मेरे को बिल। फिर जितने एम्प्लॉयज है वो लोग को हाफ सैलरी हो गई, पेंशनर को जो है 25% हो गया, तो वो लोग बनेंगे कहाँ से? तो सीएम साहब को चाहिए कि ये ज़्यादा फंड नहीं होता, नाथन डिस्ट्रीब्यूटर भी इसमें कॉपरेट करना, क्योंकि हर टाइम पे वो लोग कमाते हैं। जैसा आम पब्लिक सफ़र हो रही है, हर कोई एडजस्टमेंट करके चला रहे हैं। ये डिपार्टमेंट को भी आप प्रेशर कीजिए, ये डिपार्टमेंट में एडजस्टमेंट करा के चलाना चाहिए। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रजनी। नाजरीन, अनलॉक 1.0 ये जहां कारोबारियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है और कई इस मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है आवाम को इस अनलॉक 1.0 की वजह से, जहां कई अफराद को राहत भी मिली है, कई मसाइल में इजाफ़ा भी हुआ है। इन सारे मसाइल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद ज़िया अहमद मौजूद हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अवामी खिदमत अंजाम दी और तकरीबन कई 60 दिन तक आवाम को मुसलसल ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ ईद के मौके पर या फिर मौके वक्तन फ़क्तन राशन किट की आवाम में डिस्ट्रीब्यूट किया। उसी तरह आज इन्होंने बरखी बिल जो आवाम के लिए लॉकडाउन के दौरान महकमे बरखी ने एक फ़ैसला लिया था कि ये 2 माह तक कोई बरखी बिल की जांच नहीं की जाएगी, और अब अनलॉक 1.0 के शुरुआत से ही बरखी बिलों की जांच शुरू हो चुकी है और काफ़ी भारी बरखी बिल आवाम को हवाले किया गया है, जिस पर आवाम काफ़ी परेशान है। इन्होंने आज इस मसले पर भी रोशनी डाली। हमारी गुफ्तगू के दौरान हम इस बात से भी वजाहत लेंगे कि इन्होंने इस मसले पर किस तरह से कार्रवाई की। हमारे साथ मोहम्मद ज़िया साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि अनलॉक 1.0 के बारे में इनके क्या ख़यालात हैं, इन्होंने क्या तज्ज़िया किया है कि ये अनलॉक 1.0 आवाम के लिए फ़ायदा बख्श है या फिर से कोरोना के कहर की तरफ हमें गामज़ान कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये जो अनलॉक 1.0 है, इसके बारे में आपने क्या तहक़ीक़ की, क्या तज्ज़िया है कि आप अनलॉक 1.0 आवाम के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है या नुकसान? ये 0.1 अनलॉक जो है, ये तरीक़ेकार जो गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स जितने भी हिंदुस्तान के हैं, ये तरीक़ेकार पहले तो गलत है, इसलिए कि गवर्नमेंट सब में पहले जो लॉकडाउन का तरीक़ा है वो विदाउट सोचे समझे बग़ैर किसी मशवरे के गवर्नमेंट कर दिए। ये मोदी का डिसीजन रॉन्ग है। पब्लिक को एक तो किसी भी चीज़ में मोहलत नहीं मिली, ना अनाज स्टॉक करने की मोहलत मिली, ना जो अटके हुए थे, जैसा क्योंकि महाराष्ट्र में अटके हुए, कोई उत्तर प्रदेश में अटके हुए, कोई यूपी बिहार लेबर्स, ये लोग जहाँ थे वहीं हो गए। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन है। पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि कुछ वक्त दे। ये कोरोना वायरस जो आया है, ये एक्चुअल एयरपोर्ट्स पे सब में पहले एयरपोर्ट्स पे पाबंदी नहीं की गई गवर्नमेंट अपनी तरफ से। हालांकि नेशनल मीडिया उछाल रही थी इस बात को कि जितने भी आप लोग देखे होंगे, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी, ये लोग बता रहे थे कि कोई एयरपोर्ट्स पे बंदोबस्त नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ गवर्नमेंट फेल हुई। सेकेंडरी क्या हुआ बोले तो, ये जैसा कोरोना वायरस ट्रम्प का जो गेम हुआ था, ट्रम्प को हिंदुस्तान में लाया गया, पूरा स्टेडियम भर दिया गया, वहाँ पर फॉरेनर्स जो आए वो लोग से कोरोना वायरस हिंदुस्तान में आया। उसके बाद क्या करे ये लोग, 14 दिन की मोहलत, 14 दिन के बाद फिर और 14 दिन की 1 माह, ये बढ़ते बढ़ते तकरीबन पब्लिक 3 माह से परेशान है। आज आवाम इतनी परेशान है
कि जिसके पास पैसे थे वो तो खा गए, तकरीबन ख़त्म हो गए, और गरीब आवाम जो परेशान हालत में थी, अल्लाह का करम है हिंदुस्तान में कि सारे मुसलमान जो उठ के आज बांटे, राशन, खाना, पैसे, जो भी अल्लाह उनसे काम लिया। ये वजह से, बांटने के रीज़न से और बांटने के तरीक़ेकार से ही जो है सो आवाम को संभाल सकी। अब ये लोग क्या करें, लॉकडाउन जैसा ख़त्म हो रहा, 1.0 अनलॉकडाउन, अनलॉक 1.0 अनलॉक जो शुरू किए, ये तरीक़ेकार गलत है। इसलिए गलत है कि जनाब CM KCR साहब जिस चीज़ में रेवेन्यू आ रहा वो डिपार्टमेंट पहले खोलते जा रहे हैं। सबसे पहले गलती शराब, जिसमें सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुजरात में सम करोड़ का कपड़ा जो हर रमज़ान में बनता है, वो कपड़ा सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के लिए स्टॉक बनाती है गुजरात। पूरा कपड़े का जितना बड़ा मार्केट अहमदाबाद में है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। वो लोग क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेशर डाले कि भाई अगर तुम ऐसा लॉकडाउन बढ़ाते गए तो ये पूरा कपड़ा हमारा जाम हो जाता, लिहाजा इसको ऐसे तरीक़ेकार से खोल दो कि हमारा कपड़ा बिक जाए। ये एक सोची समझी साजिश है बहुत। इसको क्या करें, रमज़ान के मौके पर खोल दिए। पहले तो जमातियाँ जितने भी आए, जमातियों के नाम से बदनाम करें। फिर उसके बाद क्या किया कि रमज़ान में भीड़ कैसा भी जमा होती, लिहाजा कई मुसलमान थोड़े डरे कि भाई हम शॉपिंग नहीं करनाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, लिहाजा अपने आप पे पाबंदियाँ लगा लिए और बड़ी बड़ी रमज़ान में इबादतों की कुर्बानी दिए, मस्जिदें बंद हुई, कई चीज़ें कुर्बान करना पड़ा सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को। तो ये लोग क्या करें बोले तो कपड़ा जो है जितना भी हो सके रमज़ान में निकलता, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर डाले सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और उसके बाद क्या हुआ, ये लोग स्टेट वाइज जैसा इनके MP से MLA से वो लोग को कनेक्ट करे, कांटेक्ट में आए कि भाई मार्केट खोलो। ये जितने भी रेवेन्यू बेनिफिट डिपार्टमेंट से ये उसको ही ओपन करते गए। और मेरा नज़रिया तो ये है कि जितना लॉकडाउन में बीमारियां नहीं बढ़े, अब बढ़ जा रहे। हमको अब ज़्यादा सेफ रहना चाहिए और हमारे बच्चों को अब ज़्यादा हिफाजत में रख लेना चाहिए हमको, क्योंकि बाहर से आ जा रही पब्लिक, एयरपोर्ट्स खुल गए पूरे और कोई बॉर्डर पे कोई पाबंदी नहीं है। जितने भी बॉर्डर्स है, और हर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि बॉर्डर्स पे पाबंदी ज़्यादा लगाना चाहिए। बॉर्डर की पाबंदी से ही कोरोना वायरस की कंट्रोल हो सकता। ये जितना भी वायरस आ रहा महाराष्ट्र से आ रहा, और आज हैदराबाद में अनकाउंटेबल पेशेंट्स आ जा रहे हैं, ये सब बॉर्डर से आ रहे सो है। अगर गवर्नमेंट बॉर्डर्स पे जितनी सिक्योरिटी दी तो बेहतर होता। तेलंगाना, अदर स्टेट के जो इतने भी पेशेंट्स हैं तेलंगाना में, वो जो है सो इंटर नहीं हो सकेंगे इस दौरान, यानी कि लॉकडाउन हो या फिर अनलॉकडाउन हो। कांग्रेस के रियासती सतह पे और मरकज़ी सतह पे किस तरह की कारकर्दगी रही? यानी कि अभी हिंदुस्तान में एक क़दीम ज़माने से दो ही बड़े जमातें हैं जी, सियासी जमातें, एक तो बीजेपी है, एक तो कांग्रेस है। या तो इक़्तिदार में बीजेपी रहेगी या तो कांग्रेस रहेगी, ये सिक्के के ये एक हकीकत है। लेकिन अब जो आवाम की नज़र में है कि कांग्रेस पूरी तरीके से लॉकडाउन हो या अनलॉकडाउन हो, दोनों के दरमियान भी काफ़ी खामोश नज़र आ रही हैं। तो कुछ कांग्रेस की जो कारकर्दगी रही इस दौरान, उस पर कुछ रोशनी डालें। एक बात तो कांग्रेस कभी भी खामोश नहीं रही। इख्तिदार में आज नहीं है वो अलग बात है। सोनिया गांधी मैडम, राहुल गांधी जी, हमारे उत्तम कुमार साहब और लोकल बॉडी महेश अन्ना और सोहेल साहब, और हाल ही में एक हमारे रेवंत रेड्डी साहब का भी एक बयान आया है कि उन्होंने 12% रिजर्वेशन पे आवाज़ उठाए। उन्होंने बताया कि भाई जितने मुसलमान हैं, KCR साहब 12% रिजर्वेशन देते, बल्कि उन्होंने 2 वीडियो बताए उसमें कि भाई ऑलरेडी उनका निज़ामाबाद में जो है सो खिला रोड पे एक स्टेटमेंट था कि मुझे लाओ मैं 12% रिजर्वेशन दे दूँ, तमिलनाडु के वैसा। उसके बाद फिर जब इलेक्शन आया 2019 का, जब उन्होंने क्या करे, एक बंदा उठ के पूछा उनको
12% रिजर्वेशन क्या क्या है वो तो बैठो बैठो जी बैठो, तुम्हारे बाप को बताते हम बोले। तो 12% रिजर्वेशन की बात कहाँ गई अब? एक बात, 12% रिजर्वेशन तो असल मुद्दे पे से हटा दिए ना, उसका कोई मकसद ही नहीं रहा। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आज भी यूपी बिहार जो मज़दूरों के लिए एक टाइम में 1000 बस लगाए उन्होंने, जबकि गवर्नमेंट मोदी सरकार डरे हुई है और एक ट्रेन नहीं चला सक रही, इन्होंने 1000 बस लगाए। 1000 बस में करीब 40 ट्रेन के आदमी आते। इतनी बड़ी क्वांटिटी में कांग्रेस गवर्नमेंट अपने खर्चे पे काम करी, तो उसको यूपी में क्या करे, बदमाशी करे, ये लोग परमिशन नहीं दिए। एक बात। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं करी, बल्कि हर हमेशा कंटिन्यू काम में रहती। कांग्रेस गवर्नमेंट हर इशू पे बात करते रहती। जो हमारी नेशनल मीडिया है, ये नेशनल मीडिया पूरी बिके हुई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों बिके हुई है। ये मीडिया क्या करती, उतना ही बताती जितना जो सो इनको एक बकरी को लकड़ी से जितना हकालते, जस्ट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट उतना ही मीडिया को हकालती है। अभी आप यूट्यूब पे जितने नेशनल मीडिया से निकले हुए एंकर्स है, वो लोग अपने यूट्यूब चैनल चलाकर बता रहे हैं कि भाई मीडिया को प्रेशर आ रहा। मीडिया को प्रेशर आने से या तो मीडिया बिक रही या मीडिया ख़राब बोल रही। आप सोशल मीडिया देख लो, हर पेज पे, हर फेसबुक के छोटे से छोटे बच्चे के पेज पे भी आप देखें तो भक्त मीडिया भक्तो आता। ये अंधे भक्त क्यों आता कि ये लोग के पास न्यूज़ प्रिपेयर रहती। आप कोई सा भी चैनल आज खोल के देखो, सिर्फ उनको इतना ही बताना रहता, हकीकत से दूर रखते वो लोग। ना वो लोग डेवलपमेंट पे बताते, ना इकनॉमिक पे बताते, ना कुछ बताते। मोदी कहाँ गए थे और आपके यूपी के सीएम कहाँ गए थे, बस यही दो ही बताना काम है मीडिया का। और बास चैनल तो ऐसे हो गए अपने हिंदुस्तान का छोड़ के दूसरे मुल्क का ही बताते। तो इसमें जो है जब ये चैनल मीडिया का काम है हकीकत बताना, चाहे हिंदुस्तान की कोसी मीडिया क्यों नहीं होती, उनका काम है हकीकत बताना। वो लोग हकीकत नहीं बता के सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ बीजेपी, तारीफ़ आरएसएस, तारीफ़ मोदी। अब इसमें जो अच्छा भी काम कर रहे हैं वो लोग छुप जाते हैं। तो लिहाजा मीडिया का काम क्या है, हकीकत बताना। और मीडिया आज बिके भी है, नीचे से ऊपर तक सारी मीडिया, तकरीबन 18 से 20 चैनल है हिंदुस्तान में, नेशनल चैनल्स। कभी भी आप देख लो, जिस दिन भी अगर उन्हें मोदी की तारीफ़ नहीं करे तो न्यूज़ दूसरे दिन वो चैनल बंद हो जाता। ये हर पब्लिक को मालूम है बात। लिहाजा कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा अच्छा काम करी। और आप देख लो हिंदुस्तान में जब तक भी कांग्रेस गवर्नमेंट रही, इकनॉमिक देख लिया जी आप कितनी थी, आज कम होते 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 3.5% पे इकनॉमिक आ गई। मनमोहन सिंह के दौर में 14% पे थी, 7% पे थी इकनॉमिक जीडीपी। आप पेट्रोल का रेट देख लीजिए, अभी कुछ वक्त में 100 रुपये क्रॉस करने वाला है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे बैरल का रेट 145 रुपये बैरल कांग्रेस गवर्नमेंट में था। आज 45 रुपये बैरल बीजेपी गवर्नमेंट है तो है। ये डॉलर का हिसाब होता। अगर ये हिसाब में आप कैलकुलेट करें तो हिंदुस्तान में 23-24 रुपये पेट्रोल का रेट रहना चाहिए, जबकि ये लोग 84-85 रुपये रख रहे हैं। तो भाई इतना रेवेन्यू किधर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। लिहाजा कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा अच्छा काम करी और हिंदुस्तान की आवाम को चाहिए कांग्रेस गवर्नमेंट को लाए और सेकुलर हुकूमत बनाए। सेकुलर हुकूमत ही हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकती। आज हिंदुस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे विखार बहुत कम हो जा रहा है। जीडीपी के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एजेंसीज होते, वो लोग क्या करते हैं, बोलते हिंदुस्तान की इकनॉमिक को देख के ग्रेड्स देते। आज हिंदुस्तान की इकनॉमिक 3rd ग्रेड पर चलेगी और हमसे आगे कई कंट्रियाँ निकल गए। लिहाजा हम जितना भी कमा रहे और सिर्फ खर्चे में डाल देना है। ये तो रही कांग्रेस की बात। आपकी जो आज की कारकर्दगी थी, जो बरखी बिल, यानी कि अभी अनलॉक 1.0 में जिस तरह से बरखी बिलों की शुरुआत हुई है, वो काफ़ी डरा देने वाली, काफ़ी खौफनाक मंजर। बिल को देखते ही काफ़ी लोग ने शॉकिंग इम्प्रेशंस दे रहे हैं। तो आपने ये इस पर आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी समझा और आपको किस तरह से इल्म हुआ कि ये बिलों का मसला इतना संजीदा होता जा रहा है दिन पे दिन?
ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही पब्लिक परेशान होना शुरू हो गई। पहले तो घर से नहीं निकल सकती पब्लिक, बीमारी का डर एक है, दूसरी कमाई नहीं, और आपको मालूम है पूरा धूपकाले में लॉकडाउन आया, धूप थी, लिहाजा सब में पहले सफ़र हुई गरीब आवाम। कई को बोलते उनके पास ना खाने ना पीने ना बाहर निकल सकते, लिहाजा मिडिल तबका जो है ये तो बहुत परेशान हो गए। ये लोग तो शर्म के किसी को नहीं बोल सकते, अगर किसी को बोले तो इज्जत जाती, नहीं बोले तो जान जाती। बेचारों के हाल ये होगा था। ये हाल में जब से हम लोग लॉकडाउन में पकाकर पब्लिक डोर टू डोर बांटना शुरू करे तो पब्लिक के हालात मालूम हुए। अच्छा से अच्छा आदमी कारोबारी है, अच्छी बड़ी दुकान है, लेकिन वक्त पे पैसा नहीं रहने से परेशान हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ बोले तो जैसा लाइट के बिल आना मालूम हुए, कोई बोले कि भाई बगैर देखे कि मीटर रीडिंग फ़ोन पे आ जा रहा, भाई मैसेज आ जा रहा, तो ये तो तरीक़ा गलत है गवर्नमेंट का। असल तो ये नॉर्थर्न डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये लोग गलत तरीक़े कार से जो है सो बिल भेज दे रहे। एक्चुअली इनका तरीक़ा कैसा होता, स्लैब सिस्टम रहता है, इसमें बिल के पीछे लिखा हुआ था कि 49 यूनिट्स पे जो है सो उसका एक परसेंटेज है, उसके बाद 99 पे एक परसेंटेज है, उसके बाद 199 पे एक परसेंटेज। तो अगर 49 से 2 यूनिट भी बढ़ गया तो 51 होगा, तो उसको 99 यूनिट का टैरिफ पड़ता। उसके बाद 99 क्रॉस कर लिया तो उसको जो है सो 200 का टैरिफ पड़ता। तो ये लोग बिल क्या हिसाब से भेज रहे, पहले इनसे ये सवाल है, ये 49 के टैरिफ पे भेज रहे या 199 के टैरिफ पे भेज रहे। क्योंकि वो तो इनके ना कोई जो बिल लेने वाला बिल कलेक्टर होता वो घर को नहीं आया, ना कोई बंदा आया, लिहाजा इनका जैसा बिल आया तो कुछ बंदे कुछ आदमियाँ मेरे पास आए, आके बोले भाई बिलां बहुत आ रहे, अपन कैसा करना क्या है। 2-4 बार देखे, शायद ये लोग नहीं आके रीडिंग लेते होंगे, रीडिंग तो नहीं लेके वैसे ही भेजना शुरू करे। तो मैं क्या किया, भाई ये गलत तरीक़ा है बोल के चैनल्स वालों को बोला, पेपर में दिया कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले जितने भी है वो आकर, उनका काम है डोर टू डोर मीटर रीडिंग चेक करे और उसको डिवाइड करे, फर्स्ट मंथ में कैसा करे। और ये लोग को डिवाइड भी करने बहुत मुश्किल होती, इसलिए मुश्किल होती 1 मंथ में 99 चलाया तो 3 मंथ में उसका जो है 300 हुआ था, तो वो डिवाइड भी नहीं कर सकते, उनको मुश्किल है। तो फिर वो मैं फ़र्स्ट इशू उठा के आपके चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पब्लिक देखी। उसके बाद फिर जो है सो फेसबुक पे वो वायरल हुआ वीडियो, यहाँ से हैदराबाद तक गया, हैदराबाद से भी कमेंट्स आए कि बात सही है भाई कि बिल बहुत आ रहा। उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट मंथ, अब ये जो फ्रेश मंथ के बिल आना शुरू हुए, इस पर तो पब्लिक के परेशान हो गए, बहरान मच गया पब्लिक में। 2000 आने के 15,000 आ जा रहा, किसी को 5-6 हज़ार अगर कंटिन्यू शॉप का कमर्शियल बिल आने का उनको 30-30 हज़ार आ जा रहा। तो कई आदमियाँ कॉल करे, भैया पहले भी इशू उठाए थे, अब भी उठाइए, इतना तो बिल बनना नहीं होता। तो मैं आज इससे पहले इशू के बाद कलेक्टर अपनी KTR साहब का एक ट्वीट आया 2 दिन पहले 7 तारीख को, जगदीश रेड्डी साहब जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है उनसे और जो है सो उनकी टीम से मैं बात करूंगा बोल के, उनके ट्वीट पे आज मैं रिप्लाई करा ट्वीट करके, और निज़ामाबाद कलेक्टर साहब को आज मेमोरेंडम दिया कि बिल या तो स्लैब सिस्टम कीजिए या तो माफ़ कर दीजिए बोल के उसमें। और तकरीबन पब्लिक की ये हालत है, पैसे जो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार है, बहुत गरीब है भाई, वो लोग नहीं बन सकते। बस टीन शेड के मकान वाले हैं, बस सरकारी वाले हैं, वो लोग को बहुत बहुत बिल आ गया। अभी मेरे सामने एक तो बंदा आ गया आज 5 बजे बोल के गया, भाई जेवर बेच के बनना पड़ता मेरे को बिल। फिर एक बात बोला, भाई फाइनेंस ले लो तो क्या करूं। फिर एक बात बोला, कर्जा में ले लेना है। तो कई तरीक़े से आदमियाँ अपने अपने तरीक़े से परेशान हालत में है कि भाई इतना बड़ा बिल हम बन नहीं सकते। और तेलंगाना गवर्नमेंट CM साहब को चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना हो सके माफ़ करे। किसी जितने एम्प्लॉयज़ है वो लोग को हाफ सैलरी हो गई, पेंशनर को जो है सो 25% हो गया, तो वो लोग बनेंगे कहाँ से। तो CM साहब को चाहिए कि ये ज़्यादा फंड नहीं होता, नॉर्थर्न डिस्ट्रीब्यूटर भी इसमें कोऑपरेट करना, क्योंकि हर टाइम पे वो लोग कमाते हैं। जैसा आम पब्लिक सफ़र हो रही है, हर कोई एडजस्टमेंट करके चला रहे हैं। ये डिपार्टमेंट को भी आप प्रेशर कीजिए, ये डिपार्टमेंट भी एडजस्टमेंट करा के चलाना चाहिए। अगर वो डिपार्टमेंट एडजस्ट कर लिया कुछ फ़ंड के लिए, गवर्नमेंट इस पर कुछ सब्सिडी दे दी, तो आवाम बहाल हो जाएगी और आवाम इस परेशानी से निजात पालेगी। यानी कि अब जो बरक़ी बिल है
कांग्रेस कायद मोहम्मद ज़िया अहमद का ये कहना है कि अवाम ने तो 3 महीने तक घर में रहकर नुकसान उठाया है और हर तरह का मुश्किलात को बर्दाश्त किया है। वहीं गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन थे उन्होंने भी, उनकी सैलरीज़ भी कम हुई हैं और जो पेंशनर्स है उनकी भी पेंशन में कटौती हुई है। और इन हालात में जहां हर कोई अपने आप को कुर्बान कर रहा है, वैसे हालात में नॉर्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो महकमे बरखी के तहत चल रहा है वो भी कुर्बानी के लिए आगे आए, ना कि आवाम को इस तरह के बिल में आयद करते हुए और भी परेशान करें। और नॉर्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन और हुकूमत मिलकर बिलों की कुर्बानी दें और वाजबी बिलों को आयद करते हुए आवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये थे कांग्रेस कायद ज़िया अहमद। इंशाअल्लाह